कहानी दिल्ली में एक आदिवासी परिवार के कमरे से शुरू होती है। सोमा और हेलेन दादाजी के साथ टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही। तभी उनमें से एक कहती है, अरे देखो, आदिवासियों की नाव। दादू, ये आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? क्या ये हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते? फिर दादाजी कहते हैं, सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी जरूरत की सारी चीजें अपनी जमीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। फिर उसने कहा, तो दादाजी आप यहाँ कैसे पहुँचे? फिर दादाजी कहते हैं कि तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं हैं। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वो हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ ना तो हमें वकील मिलता था और ना हमें अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। फिर सोमा कहती है, दादाजी फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? दादाजी फिर आगे बताते हैं कि हम में से बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते थे, हम उन्हें करने लगे। वहाँ पर एक बार एक अफसर आया। उसने हमें बताया कि हमारी जमीन के नीचे लोहे के भंडार हैं और वे उसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने हमसे बड़े बड़े वायदे भी किए कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और फिर हमारे गांव की अनपढ़ जनता से कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगवा लिए और जो वादे किए थे उन्हें भी देने से मुकर गए। और फिर मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख भी लिया। तब उन्होंने हमारे साथ भी मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और रातों रात हमारा इलाका खाली हो गया। ओ दादू, हमारी जमीन? छोटी बच्ची ने फिर कहा। 30 एकड़ जमीन के बदले ठेकेदार ने हमें बस थोड़ा सा पैसा दिया। मैं अपने ज्यादातर दोस्तों के उसके बाद फिर कभी मिल ही नहीं पाया। शहर में पैसे मुश्किल से थोड़े दिन ही चले। हमारे पास रोजी रोटी का भी कोई साधन नहीं था। हम सब किराए के एक कमरे वाले मकान में रहने लगे और अपनी बेखौफ जिंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। दादाजी उन दिनों को याद करके बताते हैं कि बहुत मुश्किल से कटे वो दिन, इसीलिए तुम दोनों को भी हम कई साल स्कूल नहीं भेज पाए। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी, बच्ची कहती है। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर पर संताली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। फिर दादाजी आह भरते हुए कहते हैं कि काश मैं अपने गांव को बर्बाद होने से रोक पाता। काश मैं अपने दोस्तों से फिर मिल पाता। अपनी पुश्तैनी जमीन के बारे में ये कहानी सुनकर वो बच्ची कहती है कि एक दिन मैं अपनी उन आदिवासी लोगों पर एक कहानी बनाऊंगी और उस पर एक फिल्म भी बनाऊंगी। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से एक आदिवासी परिवार को जिस तरह से उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा, वैसे ही कितने ही लाखों आदिवासियों की कहानियां इससे मिलती जुलती होंगी। इस समुदाय के हाशियाकरण के बारे में आइए और अधिक जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आदिवासी कौन लोग होते हैं। प्रिय बच्चों, आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है,
देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में। अगर हम औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ये सभी वो क्षेत्र हैं जो खनिज पदार्थों के लिए आपने पहले पढ़े होंगे, सुने होंगे। प्रिय बच्चों, आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज्यादा आदिवासी समूह हैं जो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड व त्रिपुरा में रहते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। प्रिय बच्चों, आपने शायद अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा। अक्सर सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी जातियां अनुसूचित जनजातियों में आती हैं। प्यारे बच्चों, आइए आदिवासियों के कुछ धर्मों के बारे में जानते हैं। आदिवासियों में इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग धर्म हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं होती हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वहीं निवास माना जाता है। आपने पुराने नाटकों और फिल्मों में कई बार देखा होगा कि आदिवासी लोग जो हैं उन्हें आप देखते ही पहचान जाते हैं। देखा है आपने कभी ऐसा कोई नाटक या फिल्म? जी हाँ, जरूर देखा होगा। और पहचानते कैसे हैं आप उन्हें? बिल्कुल सही, उनकी वेशभूषा को देखकर। प्यारे बच्चों, ये आदिवासी समुदाय ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा करते हैं। अर्थात प्रकृति में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, चाहे वो पर्वत हो, पेड़ पौधे हों, पत्थर हों या लता कुंज अर्थात वाटिकाएं, उनकी ये पूजा करते हैं। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते हैं। उड़ीसा में जो आदिवासी लोग रहते हैं वो जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम के जो आदिवासी लोग हैं वो शक्ति व तांत्रिक परंपराओं के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा कि आदिवासियों की भाषा आपको बिल्कुल समझ नहीं आती। उनमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी भाषा बोलते हैं। इन भाषाओं ने बंगला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरी तौर पर प्रभावित किया है। प्रिय बच्चों, अगर पोशाक की बात करें तो अगर हम बहुत पुरानी आदिवासी जातियों को देखें तो वो अक्सर पेड़ों के पत्तों से बने हुए परिधान पहनती थी। अन्यथा आदिवासियों को अक्सर बहुत ही रंग बिरंगे और अपनी अलग पहचान वाले परिधानों के रूप में भी जाना जाता है।